तो आज की मेजर न्यूज़ कहती है कि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं फॉर 60 डेज एंड एलपीजी रिजर्व्स फॉर 1 मंथ। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्या मतलब है इसका। एंड एक्सीडेंट रिस्पॉन्स ऑन हाईवेज के लिए यहाँ पर पैनल जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज को स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें बोला है इनकलकेट करने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया की आयरन ओर इम्पोर्ट 7 इयर्स हाई के ऊपर है, क्या उसके पीछे का रीजन, उसको भी डिस्कस करेंगे। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 27 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स फ्रॉम द हिंदू वील डिस्कस एंड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकलाइजेशन है ना, वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है विच आर रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो हम उस चीज़ को देखेंगे। पहली चीज़ है, इंडिया हैज़ ऑयल फॉर 60 डेज एलपीजी सप्लाईज फॉर 1 मंथ। गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आ चुकी है, ठीक है। तो अब हमारे पास एलपीजी रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, सप्लाईज की भी बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन की कल हमने बात की थी कि 60% तक हम अपनी प्रोडक्शन जो है डोमेस्टिकली वो अब बढ़ा चुके हैं, है ना। एंड उसके अलावा अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो मल्टीपल कंट्रीज से हम क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब उन कंट्रीज का दायरा और बढ़ाते हुए हमने ऑस्ट्रेलिया से भी इवन की क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना शुरू किया है। तो अब ऑफिशियली जो स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से आई है कि इंडिया के पास अभी तक 1 मंथ का एलपीजी का सप्लाई है। एंड सबसे बड़ी बात, यहां पर एडिशनली प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है एंड इंपोर्ट्स के थ्रू ही हो रहा है वो, ठीक है। एंड स्टेटमेंट में यही चीज कहा कि इंडिया ने रिड्यूस किया अपना रिलायंस ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ एलपीजी, जहां पर कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ चुकी है, जो हमने 60% कल डिस्कस किया था। एंड क्रूड ऑयल के ऊपर जो गवर्नमेंट ने यही चीज बोली है कि सप्लाईज को हमने सिक्योर किया है, नेक्स्ट 60 डेज तक हमारे पास ऑलरेडी इतना इनफ स्टॉक है कि हम कंट्री की जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाएं। एंड ये 60 डेज का करंट स्टॉक्स जो है इसके अंदर क्रूड, डीजल एंड पेट्रोल है। एंड इंक्रीज जो है 50 डेज का ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ गवर्नमेंट ने ये चीज बोली है। एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर हमने पहले ही रख लिया था। एंड क्यूमुलेटिवली इंडिया करंटली टोटल रिजर्व स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली 74 डेज का फ्यूल स्टॉक इंक्लूडिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल हमारे पास एग्जिस्ट करता है। एंड लोकल प्रोडक्शन जो है हमने देखा है कि वो बूस्ट अप तो हो ही चुकी है एलपीजी की प्रोडक्शन की। जब हम बात कर रहे हैं, कंट्रोल ऑर्डर जब से इशू किया गया है तो डोमेस्टिक रिफाइनरी प्रोडक्शन जो है वो 40% से बढ़ चुकी है। एंड डेली आउटपुट जो है 50,000 टन का देखने को मिल रहा है, जो कि 60% ऑफ द डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट से ऊपर है। एंड एडिशनली अब जो रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट्स अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि 8 लाख टन एलपीजी कार्गोज जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्री से इंडिया पहुंच रहे हैं। एंड फॉर दिस अगर हम देखें तो न्यू मैंगलोर पोर्ट, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी की थी एनसीईआरटी से, शायद मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन, नहीं एनसीईआरटी से नहीं कहीं और से क्वेश्चन आपको पूछा था, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर पोर्ट को यहाँ पर एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड की गई है कि जो एडिशनल चार्जेस हैं वो उनको यहाँ पर नहीं पे करनेंगे, तो उनको एक तरह से वेवर है कि एलपीजी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1 फुल मंथ ऑफ सप्लाई फॉर्मली अरेंज हो गई है। एडिशनल प्रोक्योरमेंट अभी चल रही है। एंड इन इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो ओवर द पास्ट 2 डेज सेल्स भी इंक्रीज हुई है 15% से ज्यादा ऑन ऑल इंडिया बेसिस। एंड सप्लाई चेन्स जो है दे रिमेन स्ट्रॉन्ग, आउटलेट्स जो है वो फुली स्टॉक्ड अभी दिख रहे हैं। एंड नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी बिल टेबल्ड, तो इस चीज को ना समझो थोड़ा सा। तो अब ये ना जो बिल है इसके अकॉर्डिंगली अब जो 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं विच आर द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड, ठीक है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये बिल जो है वो टेबल किया गया है। आपकी न्यूज़ पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात करती है, ठीक है, कि बिल टेबल किया गया है, इसको पास किया जाएगा अभी। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर अब थैंक किया है। बस इतनी सी खबर है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड जो है, जो कि ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऑफ नागालैंड, दे वर आस्किंग फॉर मोर ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। एंड इवन देवर एक्सपेक्टिंग क्या तो हमें अलग से एक स्टेट बना दो, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक डिवीजन ऑफ स्टेट करना इज अ बिगर हैज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इन इटसेल्फ। तो अब क्या होता है कि 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 3 ऑर्गेनाइजेशन या 3 आप पार्टीज कह सकते हो, जिसमें नागालैंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है करंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है हमारे पास, एंड हमारे पास एनपो जिसको हम बोलते हैं। एनपो क्या है? ईस्टर्न नागालैंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 ऐसी जो पार्टीज हैं ये मिलकर बात करती हैं। तो ये ईस्ट नागालैंड जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है ये अब 6 ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड इनको रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अब इनके अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या कहा है कि चलो ठीक है, हम आपको अलग से स्टेट नहीं बनाएंगे, बट हम आपको एक ग्रेटर ऑटोनॉमी दे देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको नागालैंड से अलग नहीं होना है। यू विल स्टिल बी अ पार्ट ऑफ नागालैंड, बट हम आपकी जो अथॉरिटी है वो बढ़ा देते हैं,
ठीक है, कि ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसको अब आप रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो 7 ट्राइब्स हैं ऑफ नागालैंड, जिनको ये 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो है नागालैंड की वो रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये 7 ट्राइबल जो लोगों को मनाकर एनपो के थ्रू, एनपो की रिप्रेजेंटेशन की मदद से, ठीक है, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन 7 ट्राइब्स की एनपो ही कर रहा था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इवन जो स्टेट गवर्नमेंट है नागालैंड की, तीनों बैठते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, ग्रेटर ऑटोनॉमी के नाम पर जितनी भी आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट हमारी एंट्रीज होती हैं इन द कॉन्करेंट एज वेल एज स्टेट लिस्ट, जिसमें 46 एंट्रीज हैं एंड मेजरली अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन भी इसका पार्ट है। ठीक है, ये सारी इंक्लूडिंग 46 एंट्रीज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन को इंक्लूड करके 46 एंट्रीज पे अथॉरिटीज जो है वो अब किसको दे दी जाएगी, एक और हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, दैट इज फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। ठीक है, जो कि इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होगी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड के लिए, यानी कि FNTA की यहां पर स्थापना की घोषणा इस बिल के द्वारा की गई है। ठीक है, जहां पे 7 ट्राइब्स यानी कि 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड को एक ग्रेटर अथॉरिटी ऑटोनॉमी मिलेगी ओवर दीज 46 एंट्रीज विच आर अ पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट एज वेल एज कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, इसलिए जो बजटरी एलोकेशन है इनको हर साल यहां पर दी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंगली अब डेवलपमेंट करेंगे ये उन 7 ट्राइबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी, या 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड की, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एज वेल एज एजुकेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमने स्टेट जो है नागालैंड की उसको टूटने से भी बचाया एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी की वजह से अब जो एक स्पेसिफिक एरिया है जो कि उनको लग रहा था इन 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को कि उनकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उनको अलग से यहाँ पर एक कह दिया गया कि आप डेवलप कीजिए अपने तरीके से अपने एरिया को जैसे आप चाहते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आर्टिकल 371A के अकॉर्डिंगली आता है, जहाँ पर बोला जाता है कि जो ट्राइबल कस्टमरी लॉज है क्या वो हैम्पर होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ट्राइबल कस्टमरी लॉज जो है वो यहाँ पर हैम्पर नहीं होने वाले हैं। बेसिक आइडिया रिमेन्स द सेम कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अब स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर एक इंटरिम ऐसी बॉडी बनेगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ ही कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर काम करेगी। बस उनका काम करने का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट के एट पार ही होगी, बट ऑल टुगेदर अगर आप देखो तो दे रिमेन अ पार्ट ऑफ नागालैंड। ठीक है, ये आपकी सिंपल सी न्यूज थी। देन FPI सेल अ रिकॉर्ड 1.1 लाख करोड़ रुपीज इन इंडियन इक्विटीज एज मार्केट स्टे फ्रेजाइल। पहले हम यहाँ पर FPIs की ही बात करते होते थे, ठीक है, कि जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से सिर्फ वही सेल हो रही हैं, बट अब हमारी इंडियन इक्विटीज भी लिक्विडेट होना शुरू हो चुकी हैं एंड रुपीज 1.1 लाख करोड़ रुपीज इंडियन इक्विटीज जो है वो अब सेल हो चुकी हैं, विच इज अगेन स्टेटिंग कि इंडियन मार्केट के अंदर अब क्या हो रहा है, लोगों का जो भरोसा है, विश्वास है, इंक्लूडिंग द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी कम होता जा रहा है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अब 1,12,244 करोड़ रुपए की इंडियन स्टॉक मार्केट इस मंथ के अंदर जो अब यहां पर लिक्विडेशन की है एंड ये इस वजह से हुआ है क्योंकि ऑयल प्राइस शॉक्स देखने को मिल रहे हैं एंड ये जो डेटा है वो NSDL के द्वारा यहां पर बताया गया है एंड इसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो सबसे ज्यादा एग्रेसिव जो है लास्ट 1 मंथ के अंदर जो हमारी FPIs की सेलिंग हुई है वो इसी वजह से हो चुकी है एंड ये मार्केट करेक्शन की तरह भी आप इसको मान सकते हो। और रिलेंटलेस जो स्टॉक डंपिंग है इस टाइम पे आ रही है जब मार्केट्स ऑलरेडी अब थोड़े से ब्रीदर या डीएस्केलेशन को देख रहे थे, उसके बावजूद भी रिकवरी यहां पर होनी चाहिए थी, बट FPIs अपने जो शेयर्स हैं उसको लिक्विडेट करते जा रहे हैं। तो जो सेलिंग है इट इज एक्सपेक्टेड टू शो अप इन द बेंचमार्क इंडिसेस ऑन फ्राइडे। जो मार्केट्स हैं वो क्लोज रहेंगे ऑन थर्सडे ड्यू टू रामनवमी। ठीक है, अब जैसे कल मार्केट बंद थी, आज जब वापस खुलेगी तो इंडिसेस हमारे गिरने वापस से शुरू हो जाएंगे। इक्विटीज के अलावा FIIs ने क्या किया है, 1398 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स को भी बेचा है एंड ये सेलिंग जो है हाउएवर एक डेट कैटेगरी के अंडर है जहां पर उन्हें सोल्ड किया 335 करोड़ रुपीस की जो अब हमारी म्यूचुअल फंड्स हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड सेल्स जो है वो मॉडरेट रहे एंड इसी वजह से आप देखो ब्रॉड सेल्स जो है FIIs के अंदर वो अब पैसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर जाना चाहते हैं रादर देन अग्रेसिवली जहां पर हाई रिस्किंग एरियाज के अंदर वो इन्वेस्ट यहां पर नहीं करना चाहते हैं। तो ये कंप्लीट रिवर्सल है पिछले साल के ट्रेंड के अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें तो फॉरेन फंड्स जो है वो 22,615 करोड़ के इंडियन स्टॉक्स के अंदर अब इन्वेस्टमेंट लेकर आई थी, जो कि अब एक स्लो टेक ऑफ साइटिंग बेटर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा हमें लास्ट ईयर दिखाती थी कि बेटर हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, बट ये उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट होता हुआ नजर आ रहा है एंड इसी वजह से अगर आप देखो FIIs जो हैं वो अब हमारे सेल करते जा रहे हैं मार्केट के अंदर एंड पैसिव इनकम को अब यहाँ पर वो गेन करना चाहते हैं एग्रेसिवली, हायर रिस्किंग एरियाज के अंदर वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। देन
होम मिनिस्ट्री सेंड्स 290 टेक डाउन नोटिसेस अ डे। अब ये किसके कॉन्टेक्स्ट में है? हमारे आईटी एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए एंड स्टेट पीएससीज के लिए, क्योंकि आईटी एक्ट के अकॉर्डिंगली जो होम मिनिस्ट्री है वो हर दिन 290 जो अब नोटिसेस हैं वो भेजते हैं टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू टेक डाउन द कंटेंट जो कि अब पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए या नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो अब इसी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि आईटी एक्ट के द्वारा भी इंप्लीमेंटेशन अगर आप देखो इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। होम मिनिस्ट्री हमेशा से दे हैव टू वॉक ऑन अलर्ट मोड कि कोई ऐसा कंटेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए जो अब पब्लिक में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पब्लिक ऑर्डर को भी खराब कर सकता है या किसी की पर्सनल डिग्निटी को भी हैम्पर कर सकता है। तो इसी वजह से हर दिन 290 नोटिसेस आर सेंट ईच डे, एंड इसी वजह से जो सर्टेन जो कि फंक्शन करता है अंडर द सेक्शन 70B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसने रिकॉर्ड किए हैं 29.44 लाख साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स 2025 के अंदर ही, जो कि हाईएस्ट फिगर है इन द लास्ट 5 ईयर्स। इसी वजह से जो नंबर ऑफ सच इंसिडेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20.41 लाख थे सिर्फ 2024 के अंदर। मतलब अब हमारा आईटी एक्ट स्ट्रिंजेंट हो गया है, उसके बावजूद ये केसेस जो कम होने चाहिए थे वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, एंड सर्टेन के अकॉर्डिंगली हाईएस्ट नंबर ऑफ साइबर इंसिडेंट्स जो है वो दिल्ली वाले रीजन एनसीआर रीजन के अंदर देखे जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के केसेस जो हैं वो इंडिया के अंदर शार्पली इंक्रीज भी हुए हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स, एंड ये जो डेटा है अगेन सर्टेन की जो अब इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है उन्होंने दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप देखोगे कि अब डिफरेंट एरियाज में आप जो आइडिया लेकर चलते हैं कि सेक्शन 79 सब क्लॉज 1 आईटी एक्ट का ये शील्ड करता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एंड सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी। बट अगर आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है सरकार के द्वारा कि यू हैव टू टेक डाउन दैट पर्टिकुलर कंटेंट, अगर आप उस कंटेंट को टेक डाउन नहीं भी करते हैं तब आपको किसी भी तरह की यहाँ पर शील्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से आईटी एक्ट की तरफ से नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड लीगल जो आइडेंटिटी है अब वो उस हिसाब से आईटी एक्ट जो आपको ये चीज बोलता है, द शील्ड विल नॉट अप्लाई इफ दे फेल टू टेक डाउन द कंटेंट डिस्पाइट बीइंग फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। तो ये सिंपल सी चीज है एंड रिपीटेड चीज है जो ये न्यूज में आती रहती है। तो सेक्शन 79 जो है वो आईटी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सर्टेन आपको पता होना चाहिए कि आईटी के लिए ही काम किया जा रहा है एंड आईटी एक्ट के अंडर जितनी भी प्रोविजंस हैं, अब हमारा जो सर्टेन है वो अब हमारा जो सेक्शन यू कैन से 70B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके अंडर स्टैब्लिश किया गया है। देन लैप्सेस बाय सेंसस ऑफिशियल्स कैन इनवाइट फाइन्स प्रेजेंट टर्म। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो ऑफिशियल्स हैं जो कि अब ड्यूटी करेंगे अपने सेंसस के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सिंस इंडिया का फर्स्ट डिजिटल सेंसस एंड कास्ट सेंसस भी यहाँ पर इस बार होने जा रहा है एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यहाँ पर लाइव देखोगे आप डैशबोर्ड, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अपडेट होती जाएगी। तो जो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, एक रिटर्न उन्होंने नोटिस सेंड किया है टू द स्टेट्स कि अगर सेंसस ऑफिशियल रिफ्यूज करते हैं अपनी ड्यूटी को करने के लिए या डैमेज करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं सेंसस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको 3 साल की इंप्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, तो उन्होंने जो लेटर ये लिखा उसके अकॉर्डिंगली कि जो स्मूथ कंडक्ट ऑफ सेंसस ऑपरेशंस हम चाहते हैं एंड हम यही चाहते हैं कि सेंसस ऑफिशियल्स जो भी अब कलेक्ट करने जाएंगे डेटास को वो कंडक्ट करें हाउस लिस्टिंग को, हाउसिंग सेंसस को, पॉपुलेशन एन्यूमरेशन को, जो कि उनको स्पेसिफिक ड्यूटीज के अकॉर्डिंगली जो सेंसस एक्ट के अंडर है जो परफॉर्म करनी है उनको करनी पड़ेंगी। एंड जो ड्यूटीज एंड पेनल्टीज हैं उनको भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि सेक्शन 11 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 आपको यही बोलता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली आपको इंप्रिजनमेंट एंड इवन फाइन दोनों चीजें भी हो सकती है अगर आपने किसी भी तरह से छेड़छाड़ या किसी से मिसकॉन्डक्ट अगर आप करते हुए पाए गए। तो इसी तरीके से अब जो सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल 1990 के अकॉर्डिंगली जो डेटा है इसको कलेक्ट किया जाएगा, एन्यूमरेट भी किया जाएगा। एंड प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल और सब डिविजनल सेंसस ऑफिसर्स, जो चार्ज ऑफिसर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, एन्यूमरेटर्स हैं एंड वो भी स्टेट गवर्नमेंट से ही ड्रॉ किए जाएंगे। एंड 30 लाख एन्यूमरेटर्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ही होते हैं, तो उनको डोर टू डोर एन्यूमरेशन को कैरी आउट करना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि उनका जब आप वो कलेक्ट करने जाओगे डेटा तो आपको कंडक्ट प्रॉपर होना चाहिए एंड मेंटेन करना है आपको पोलाइट बिहेवियर ड्यूरिंग द विजिट्स। और ये भी इन्फॉर्म किया जाता है कि 2027 के सेंसस को इंश्योर करने के लिए एट द एडवांस स्टेज फर्स्ट फेज हाउस लिस्टिंग का, हाउसिंग सेंसस का वो कंडक्ट किया जाएगा अप्रैल से सितंबर 2026 के अंदर 30 डेज के पीरियड के लिए, जो कि नोटिफाई किया जा रहा है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को। एंड ये जो सेल्फ एन्यूमरेशन है वो भी कंडक्ट की जाएगी 15 डे पीरियड के लिए एंड जो फर्स्ट फेज के स्टार्ट में आप देखो कि सेल्फ एन्यूमरेशन की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चनर होगा, ठीक है, पीरियड के अंदर एंड क्वेश्चनर के अलावा सेकंड फेज में आप देखो पॉपुलेशन एन्यूमरेशन
होगी एंड उसके बाद नोटिफाई किया जाएगा इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कि कब सेंसस जो है उसको पब्लिश किया जाना जरूरी है। एंड सेल्फ एन्यूमरेशन के अंदर ऐसा पहला डिजिटल सेंसस होगा जहां पर कास्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द फर्स्ट टू गिव एन ऑप्शन टू सेल्फ एन्यूमरेट कभी किसी को दी जा रही है ये ऑप्शन। तो कास्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी रिकॉर्डेड इन द सेकेंड फेज। फॉर द सेल्फ एन्यूमरेशन ऑफिशियल्स को आपको आपकी जो आईडीज हैं SC आईडीज दैट इज सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिटी नंबर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा एंड रिव्यू करना पड़ेगा उस डेटा को कंफर्म करने के लिए रिस्पॉन्डेंट से कि अगर आप किसी भी तरह का चेंजेस यहाँ पर करना चाहते हो या आपकी एक्सेप्टेंस है इस आईडी की ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन डेटा फॉर्म से। एंड जो इसी के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि जो लेटर ने यही चीज भी बोली कि सेक्शन 11 ऑफ द सेंसस एक्ट 1948 के अंदर सेंसस ड्यूटीज जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल हैं। एंड उन्होंने यही बोला कि कोई भी सेंसस ऑफिसर या पर्सन अनलॉफुली अगर असिस्ट करता है who refuses to perform the assigned duties या निग्लेक्ट करता है एक्सरसाइज करने के लिए रीजनेबल डिलीजेंस तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है अगर सेंसस का काम या इम्प्रॉपर क्वेश्चंस पूछ रहा है या फॉल्स रिटर्न्स आपको दे रहा है अनलॉफुली डिस्क्लोज कर रहा है सेंसस इन्फॉर्मेशन या टैम्पर कर रहा है विद सेंसस डॉक्यूमेंट उसको पनिशमेंट मिल सकती है। एंड ये ऑफेंसेस जो हैं वो 1000 के फाइन से लेकर आपको इम्प्रिजनमेंट तक भी दे सकता है दैट इज फॉर 3 years अगर आप टैम्परिंग करते हुए पाए जाते हैं तो। देन नेक्स्ट न्यूज क्या कहती है, जयशंकर फ्रेंच काउंटर पार्ट डिस्कस ईरान हॉर्मूज एट G7 मीट। तो अब ये ग्रुप ऑफ 7 जो हमारी कंट्रीज हैं इकोनॉमीज जो कि एडवांस इकोनॉमीज मानी जाती हैं उनकी ग्रुपिंग के लिए अब इंटरनेशनली अगर आप देखो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड उनके काउंटर पार्ट्स जो होंगे बाकी 6 नेशंस के उनकी मीटिंग होती है यहाँ पर। एंड स्पेसिफिकली इंटरनेशनल लिंक्स में जो 2 मिनिस्टर्स हैं वो अब यहाँ पर अपनी क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना चाहते हैं जॉइंटली टूवर्ड्स इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड द रेड आउट ने जो चीज बोली है। 2 कौन कौन यहाँ पर फ्रांस की एंड इंडिया की बात की जा रही है। एंड इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर ये बोला गया कि इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रांस अटैचीज टू क्लोजली एसोसिएटिंग विद इंडिया करंटली होल्डिंग द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी एंड इट्स G7 प्रेसिडेंसी। इसी के अकॉर्डिंगली इंडिया की जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर्स हैं ऑफ फ्रांस ठीक है उनकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है सिंस ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी एंड G7 प्रेसिडेंसी करंटली इंडिया के पास यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की जो पार्टिसिपेशन है G7 समिट के अंदर जो जून 15 से 17 के अंदर यहाँ पर शेड्यूल्ड है उसके लिए भी अब यहाँ पर वेलकम किया गया। एंड जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की G7 के मेजर वर्क के ऊपर वो अब मैक्रो इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज एंड इंप्रूव करने के लिए इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स इसी के अकॉर्डिंगली अब डिपेंडेंट भी रहेगी। एंड फॉर द सेंटर ऑफ G7 एजेंडा दिस वीक तो वॉर है ईरान के अंदर एंड उसका इंपैक्ट ग्लोबल एनर्जी के ऊपर एंड स्टॉक मार्केट्स के ऊपर क्या पड़ा है वो एक मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन था। एंड डिस्कशन रशिया एंड यूक्रेन वॉर के ऊपर भी हुई एंड मल्टीलेटरलिज्म को कैसे रिफॉर्म करने की जरूरत है दैट शुड ऑल्सो बी डिस्कस्ड इन द G7 मीटिंग्स। एंड इसी के अकॉर्डिंगली न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है एंड एक बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और फेयर सिस्टम्स को एस्टैब्लिश करने की भी जरूरत है। एंड रिन्यू करना है हमें मल्टीलेटरलिज्म को एंड रिफॉर्म करना है ग्लोबल गवर्नेंस को और कॉम्बैट करना है क्रॉस कट जो थ्रेट्स हैं यहाँ पर जो कलेक्टिव कमिटमेंट को अब एक्सटेंड करते हैं बियॉन्ड द G7 मेंबर्स अलोन। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। बायलेटरल टॉक्स के अंदर अगर आप देखो तो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ कनाडा जापान एंड साउथ कोरिया से भी अब जयशंकर जी की मीटिंग हुई। एंड अकॉर्डिंगली अगर आप देखोगे जो सेशन है वो अब गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने अर्जेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर यहाँ पर डिस्कस किया जाना है। इंडिया एंड सेवरल अदर कंट्रीज जो है दे हैव बीन सीकिंग अ परमानेंट सीट इन द बॉडी तो अब वो दी जाएगी नहीं दी जाएगी पता नहीं। एंड द मिनिस्टर्स ऑल्सो रेज द एनर्जी चैलेंजेस एंड कंसर्न्स जो कि फर्टिलाइजर सप्लाईज को लेकर हुई फूड सिक्योरिटी को लेकर हो रही है एंड विच इज इम्पैक्टिंग द ग्लोबल साउथ एज अ होल। तो ये सारी चीज यहाँ पर डिस्कस हुई है। देन पैनल पिचेस डेडिकेटेड फोर्स टू इंप्रूव एक्सीडेंट रिस्पॉन्स ऑन हाईवेज। तो अब एक मेजर गैप देखने को मिल रहा है हाईवे सेफ्टी इन्फोर्समेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया है कि क्रिएट कर दो आप एक डेडिकेटेड नेशनल हाईवे सेफ्टी पेट्रोल को ताकि जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके लिए जो इनएक्टिविटी यहाँ पर देखने मिलती है कि कोई भी हेल्प यहाँ पे करने नहीं पहुंच रहा है टाइमली जो है असिस्टेंस नहीं मिल पाती है तो इसी वजह से एक्सीडेंट रिस्पॉन्स के लिए एनफोर्स करने के लिए ट्रैफिक डिसिप्लिन को एंड प्रोटेक्ट करने के लिए रोड एसेट्स को अक्रॉस द कंट्री हमें क्या नेशनल हाईवे सेफ्टी पेट्रोल को इस्टेब्लिश करना चाहिए। एंड जो मॉडल्स हैं सच एज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो कि अब डेमोन्स्ट्रेट करती है इफेक्टिवनेस कि किस तरीके से एसेट को प्रोटेक्ट किया जाता है पैसेंजर सेफ्टी के थ्रू अगर रेलवे नेटवर्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है सेम मस्ट गो फॉर रोडवेज एज वेल। तो ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म एंड कल्चर जिसको चेयर किया था जनता दल यूनाइटेड के MP दैट इज संजय के झा हु इज यू कैन से
who tabled this particular thing in parliament on Wednesday. तो यही रिकमेंडेशन जो है वो इसी वजह से आई है क्योंकि इंडिया जो है 4.73 लाख रोड एक्सीडेंट्स एंड 1.7 लाख फेटेलिटीज 2024 के अंदर देख चुका है, जो कि रोड एक्सीडेंट्स ऑन हाईवेज की वजह से ही हो पाई है। ठीक है, तो इसी वजह से 52,600 डेथ्स जो हैं वो इंडिया ने यहाँ पर विटनेस की हैं जो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होती हैं। एंड इसी वजह से एक पायलट रोल आउट की उन्होंने रिक्वायरमेंट यहाँ पर बताई है कि की जानी चाहिए हाई एक्सीडेंट कॉरिडोर एरियाज के अंदर एंड एक्सप्रेस वे के अंदर, जो कि सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है रियल टाइम रिस्पॉन्स को ड्यूरिंग द गोल्डन आवर, यानी कि फर्स्ट 60 मिनट्स आफ्टर द सिवियर ट्रॉमेटिक इंजरी। उस टाइम पे अगर असिस्टेंस मिल जाती है तो बचने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो इन्फोर्स करेगा स्पीड एंड लेन डिसिप्लिन, एक्सेस कंट्रोल लोड्स के ऊपर एंड डेटर करेगा एनक्रोचमेंट्स एंड डैमेज जो कि हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है ड्यूरिंग दैट काइंड ऑफ एक्सीडेंट जब भी होते हैं। एंड जो पेट्रोल है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी डिजिटल एनफोर्समेंट सिस्टम्स को जो कि डिप्लॉय किए जाएंगे अंडर द इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स को। तो इसी वजह से कमेटी यही चाहती है कि जो डिपेंडेंस है स्टेट पुलिस फोर्सेस के ऊपर, जिनकी ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रायोरिटीज एक्सटेंड करती हैं वे बियॉन्ड द हाईवे सेफ्टी, वो इनएफिशिएंट रहेंगी। मतलब बेसिकली अब वो नेशनल हाईवेज को कैसे देखेंगे, उनका काम यहाँ पर क्राइम संभालना एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, या सिर्फ और सिर्फ अब हाईवेज के ऊपर वो अपना यहाँ पर हेल्प कर पाएंगे, वो इनसफिशिएंट है यहाँ पर, है ना, उनकी हेल्प लेना। तो इसी वजह से जो नेशनल हाईवे नेटवर्क है या डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है उनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी रिक्वायरमेंट हमें है इस टाइम पे। सेपरेटली कमेटी ने फ्लैग किए गैप्स कि जो गवर्नमेंट के अप्रोच को टूवर्ड्स अ ब्लैक स्पॉट रीमीडिएशन। उन्होंने बोला कि एब्सेंट है हमारे पास डेटा वेरीफाई करने के लिए कि प्रीवियस जो हमने एक्सीडेंट प्रोन लोकेशंस को ट्रीट किया है या वो इस टाइम पे दे रिमेन सेफ और नॉट। तो ये इस चीज़ के ऊपर भी डेटा भी अवेलेबल कराया जाए। देन S-400 डिलीवरीज एक्सपेडाइटेड एज इंडिया एनहांसेस एयर डिफेंस। तो यहाँ पर S-400 जो है 2018 के अंदर हमारे साथ रशिया का जो डील है वो हुआ था। अब एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, है ना। तो अब 5 जो S-400 हमें चाहिए थे, ठीक है, जिनकी डिलीवरीज डिले होती रही क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यहाँ पर देखने को मिल रही थी। तो 3 इंडिया के पास ऑलरेडी आ चुके हैं, एक अभी इस मंथ के एंड तक शायद डिलीवर हो जाएगा, एंड जो लास्ट है S-400 वो बाय नवंबर इंडिया को डिलीवर हो सकता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ बताई गई है कि रशिया से इस साल जो है हमें फाइनली 5 के 5 एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो अब डिलीवर हो जाएंगे। एंड यही चीज़ बोली जा रही है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग 2 S-400 1 विल बी डिलीवर्ड नेक्स्ट मंथ अप्रैल के अंदर एंड 1 बाय नवंबर। तो ये जो डील है 2018 के अंदर 5 स्क्वाड्रन्स S-400 सिस्टम्स के लिए था। एंड यहाँ पर अर्लियर इट वॉज इंडिकेटेड कि फाइनल डिलीवरी 2027 के अंदर होगी, बट उसको एक्सपेडाइट करते हुए तेजी से बोला जा रहा है कि इस साल के एंड तक आप हमें इसे प्रोवाइड कर दीजिए। एंड द रिमेनिंग 2 नाउ एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। तो इसी वजह से अब जो टाइमलाइंस हैं जो डिस्कस की गई थी बायलैटरल मीटिंग के अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली जो अब आप कह सकते हो जो डिलीवरी है एक्सपेक्टेड टाइम के अकॉर्डिंगली आ जाएगी। देन चाइना शोज विलिंगनेस टू वर्क विद इंडिया फॉर कॉमन इंटरेस्ट। तो एक वर्ड कॉमन इंटरेस्ट ना बहुत ज़्यादा भयंकर है व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स। कॉमन इंटरेस्ट की वजह से कब कौन सी कंट्री जो कि हावी हो सकती है आपके ऊपर वो आपको पता भी नहीं लगता, है ना। बट चलो, चाइना जो है अब विलिंगनेस दिखा रहा है अपनी कॉमन इंटरेस्ट को लेकर। एंड ये कॉमन इंटरेस्ट अब एक तरह से अगर आप देखो ब्रिक्स ब्लॉकिंग के लिए एंड ग्लोबल साउथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अगर आप अभी जियोपॉलिटिकली एक्टिविटी को देखो तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बेसिकली डिनोट क्या करता है, अमेरिका की हेजिमनी, है ना। हेजिमनी एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो हेजिमनी देखने को मिलती है ना। तो अब किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक अमेरिका वांट्स कि मैक्सिमम कंट्रोल उनका हर तरफ रहे, है ना। बट अब काउंटर करने के लिए अमेरिका को डायरेक्टली तो कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है, तो एक ग्रुपिंग जो है इसको इस्टेब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है। तो ग्रुपिंग लाइक ब्रिक्स, जिसके अंदर रशिया भी है, इंडिया भी है और चाइना भी है। एंड ग्लोबल साउथ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। एंड ब्रिक्स नेशंस की जब हम बात कर रहे हैं वो अपनी खुद की करेंसी को अगेंस्ट डॉलर यहाँ पर मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट न्यूज़ आपकी उसी के ऊपर भी डिपेंडेंट थोड़ी सी रहेगी, तो थोड़ा आप आइडिया से भी डिराइव कर सकते हो। तो ब्रिक्स अपनी करेंसी को लॉन्च करने की भी यहाँ पर बात कर रहा है, जो कि अब डायरेक्टली किसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, डॉलर को, जो कि करंटली अभी आप देख रहे हो कि इस इशू की वजह से सारा का सारा जो फियास्को चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, उसकी वजह से जो डॉलर के रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इट इज़ परफॉर्मिंग वेल। एंड जो भी अब मार्केट के अंदर लेन देन होता है वो डॉलर के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली ही होता है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बढ़ रहा है ना। तो इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे बिक रहा है, तो अब ये कंट्रीज़ के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुद्दा क्रिएट करता है। तो अब ये अमेरिका को हेजिमनी को तोड़ने के लिए वो कॉमन इंटरेस्ट एक तरह से वहाँ पर भी नजर आता है। ठीक है, एंड यही सेम चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है
कि इंडिया एंड चाइना कैन क्लोजली वर्क टुगेदर ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में भी यहाँ पर बोली जा रही है। एंड उसके अलावा कल्चरल कोऑपरेशन की भी बात की जा रही है कि एक सिमिलर पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है अब इंडियन योगा, अरोमा थेरेपी एंड क्यूजीन को लेकर पॉपुलैरिटी चाइना के अंदर गेन कर रहे हैं। एंड इस वजह से हम कल्चरल कोऑपरेशन को भी एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया एंड चाइना के बीच में, ठीक है। ये आपकी न्यूज़ कहती है। देन इंडिया आइज लोकल करेंसी पेमेंट्स फॉर वेस्ट एशियन ऑयल, ये है अब आइडिया। अब ब्रिक्स की या तो खुद की करेंसी यहाँ पर खुद से वो लॉन्च अभी नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया के पास अगर आप देखो ऑलरेडी सप्लाई ऑफ रुपी इन द मार्केट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से जो इंडियन रुपी है वो डॉलर के अगेंस्ट यहाँ पर बेटर परफॉर्म नहीं कर रही है। तो फॉर गिविंग अप $1 या $1 को पे करने के लिए हमें 94-95 रुपीज़ के अप्रॉक्सीमेटली देने पड़ रहे हैं। तो अब इंडिया क्या चाह रहा है कि आपको जो 2013 की पॉलिसी मैंने बताई थी, जो बैंकिंग सिस्टम ने इंट्रोड्यूस की थी, कि हम चाहते हैं कि कोई और बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिया के रुपीज़ को लेकर इन रिटर्न हमें US डॉलर्स दे दे, ठीक है। बट दैट ऑल्सो कम्स विद अ प्राइस कि हर एक ट्रांजैक्शन पे 1 से 2% का जो ये अब रुपी चेंजिंग के लिए 1 से 2% के आसपास की जो फ़ी है, ट्रांजैक्शन फ़ी है, वो देनी पड़ती है। तो वो और ज़्यादा महंगा हो गया क्योंकि ऑलरेडी डॉलर इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे है। तो उसी के अकॉर्डिंगली अब जो रुपी है, अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, चेंज भी, करेंसी को एक्सचेंज भी करते हैं डॉलर के अंदर, तो 1-2% हमें और देना पड़ेगा, जो और इंडिया के लिए महंगा हो जाएगा इस टाइम पे। तो इंडिया जहाँ से भी अब इम्पोर्ट कर रहा है तो ट्राई कर रहे हैं कि वो इंडियन रुपी के अंदर ही वो पेमेंट करे एंड नॉट इन डॉलर। तो इससे फायदा क्या होगा कि इंडिया के अंदर जो अब ओवर सप्लाई रुपी की हुई है वो कम हो जाएगी एंड बेटर परफॉर्म कर पाएंगे हम डॉलर से, क्योंकि हम अब जो लिक्विडिटी है रुपी की वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, इट विल हेल्प यू कैन से इंडिया टू काउंटर यूएसए's डॉलर ऑल्सो, क्योंकि सेम काइंड ऑफ चीज अगर आप देखो कि ईरान में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पैसेजेस हो रहे हैं ना शिप्स के, वेसल्स के, देयर वाज अ न्यूज़ ऑल्सो जहाँ पर कि वो देखा जा रहा है कि वो येन के अंदर पेमेंट ले रहे हैं, ठीक है। ईरानियन जो गवर्नमेंट है या जो ईरान है, दे आर टेकिंग यू कैन से मनी इन येन एंड नॉट इन US डॉलर्स। सो यही सेम चीज़ अब इंडिया जो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रशिया से जितना भी ऑयल हमने इम्पोर्ट किया है, असेंशियल कमोडिटीज़ को अगर इम्पोर्ट किया है, LPG की भी अगर हम बात करें, तो उसके लिए इंडिया ने इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी ही दी है रशिया को। तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ इंडिया इज एक्सपेक्टिंग कि अगर हम GCC नेशन से अभी ऑयल भी ले रहे हैं या किसी और कंट्री से भी हम LPG या ऑयल या कोई भी कमोडिटी को अगर इम्पोर्ट करते हैं, तो हम क्या करें, हम इंडियन रुपी के अंदर ही उसकी पेमेंट कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब मिटिगेट कर रहे हैं हम फिस्कल डबल हिट ऑफ सर्जिंग ऑयल प्राइसेस एंड डेप्रिशिएटिंग रुपी। एंड यही सेम चीज़ मैंने आपको पहले से ही बता दी है कि हमारे पास जो करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट हैं वो भी हम इससे बचा पाएंगे, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, अगर ये फ्रक्टिफाई हो जाता है GCC नेशंस के साथ, तो अब इसके लिए इंडिया जो है इट विल बी पेइंग अबाउट 80% ऑफ ऑयल इंपोर्ट्स यूजिंग लोकल करेंसीज रादर दैन द US डॉलर, ठीक है। तो कंप्लीट पेमेंट अगर रुपीज़ में नहीं होती तो 80% जो है वो अब इंडियन रुपी एंड 20% US डॉलर्स के अंदर पेमेंट हो जाएगी। तो इसी वजह से अब इस तरीके के मैकेनिज्म टू पे फॉर इंपोर्ट्स फ्रॉम द GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज इन लोकल करेंसीज, इंडिया ये चीज़ को प्लान कर रहा है। इट ट्रिगर्स फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि फॉर दिस मूव ही एक्सप्लेन्ड कि जहाँ पर अपवर्ड स्पायरल ऑफ ऑयल प्राइसेस हमें देखने को मिल रहा है, डाउनवर्ड स्पायरल ऑफ रुपी देखने को मिल रहा है, तो जो प्राइस है इंडियन बास्केट ऑफ ऑयल का, जो कि अब वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली प्राइसेस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ऑयल, जहां अगर हम ओमान एंड दुबई एंड ब्रेंट क्रूड अगर हम इंपोर्ट भी करते हैं तो उनका 123.15 पर डॉलर पर बैरल के अकाउंट करता है या अमाउंट करता है, उतने ही जो डॉलर्स के अकॉर्डिंगली। एंड इसकी वजह से अगर हम इंडियन रुपी को देने के ऊपर आए तो हम तो बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर गवा जाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से अब ये दिस इज अप फ्रॉम एन एवरेज ऑफ $69 पर बैरल इन February 2026। तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा रुपीज़ को देना पड़ेगा जस्ट टू परचेज 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। तो इसी वजह से जो अब एडवांटेज इंडिया को यही मिलेगी कि लोकल करेंसी मैकेनिज्म इंडिया यहाँ पर यू कैन से एक ऑल्टरनेटिव टू द US डॉलर क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। मतलब सिमिलर काइंड ऑफ चीज़, जैसे अगर हम UPI की बात करते हैं, UPI अगर फ्रांस के अंदर या नेपाल के अंदर वर्किंग है करंटली, तो एक तरह से ऑल्टरनेटिव है कि हम डायरेक्टली अपनी करेंसी से दूसरी करेंसी में पे कर पा रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके की चीज़ है कि US डॉलर के अगेंस्ट एक तरह से यह मूव इंडिया का हो सकता है। देन ऑयल मिनिस्ट्री असिस्टेंट सॉट फॉर मिल्स फेसिंग LPG शॉर्टेजेस, कि इंडिया की फेडरल स्टील मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि हमें असिस्टेंस चाहिए ऑयल मिनिस्ट्री से इंश्योर करने के लिए जो स्टील प्लांट्स हैं
वो इफेक्ट नहीं होंगे एलपीजी की शॉर्टेजेस की वजह से। एंड एक डायरेक्ट नॉलेज जो है वो मैटर ऑफ फैक्ट उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। एंड अगर इसी वजह से हमारी जो एलपीजी सप्लाई क्राइसिस की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट आ जाती है तो हमारी जो शिपमेंट्स हैं वो की प्रोड्यूसर्स से जो कि मिडिल ईस्ट से आ जानी चाहिए थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी हैं ड्यू टू ईरान वॉर। एंड हमें अब मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से अभी किसी तरह का आश्वासन चाहिए कि हमारा जो रॉ मटेरियल का सप्लाई है वो किसी तरीके से नहीं रुकेगा। एंड वी आर स्टिल अंडर डिस्कशन विद द काइंड ऑफ मिनिस्ट्री। एंड इंडिया की जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने भी ये वार्न किया है कि अगर प्रोडक्शन रुकती है गैस शॉर्टेजेस की वजह से तो हमारी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। एंड अगर एलपीजी वाली सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो वो मार्जिन को तो इम्पैक्ट करेंगे ही, बट करंटली जॉब्स को, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनीज को या वैल्यू एडेड स्टील को भी आप देखोगे कि जो कि इंडिया का आप कह सकते हो कि एक मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी भी है स्टील, है ना। आयरन ओर से हमारे पास स्टील बनती है, ठीक है, कि वो स्टील जो है वो कमोडिटी का एक्सपोर्ट हैम्पर होगा एंड अगेन वो इकोनॉमिक स्लो डाउन वाली कंडीशन यहाँ पर इंडिया के अंदर आ जाएगी। एंड इसी वजह से हम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट्स की है वो भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड इंडिया एंड ओवरसीज दोनों ही सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो लॉसेज बहुत बड़े हो सकते हैं एंड इंडस्ट्रीज में इवन शट डाउन। देन यूएस सेलर सस्टेन नॉन कॉम्बैट इंजरी ऑन यूएसएस इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन यूएसएस की जो, अब आप यूएसएस की बात कर रहे हो तो यूएसए की शिप है, ठीक है, वेसल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एन अमेरिकन सेलर वाज इंजर्ड। बस मैंने आपको यही बताना था कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है अरेबियन सी में करंटली यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। एंड यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, नॉन कॉम्बैट रिलेटेड, नॉन थ्रेटनिंग उनकी जो आप कह सकते हो सिचुएशन यहाँ पर उन सेलर की हो चुकी थी, बट कोई बात नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो अब आप कह सकते हो पेट्रोलिंग जरूर कर रहे हैं अरेबियन सी वाले रीजन के अंदर, ठीक है। तो मतलब अरेबियन सी किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, वेस्ट साइड पे आ जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ही कहीं पर वो अभी जो आप कह सकते हो मे बी मैपिंग कर रहे होंगे, रेकी कर रहे होंगे या इवन कंट्रोल के लिए, वॉट एवर थिंग इज पॉसिबल, तो वहां पर उनकी प्रेजेंस करंटली है। द नॉर्थ कोरिया बेलारूस लीडर्स मीट इन प्योंगयांग, साइन फ्रेंडशिप पैक्ट। तो अब बेलारूस जो कि अब सोवियत, प्रो सोवियत नेशन है इस टाइम पे, ठीक है, या प्रॉक्सी भी कह सकते हो ऑफ रशिया, है ना, कि प्रो सोवियत नेशन है, उनकी अब दोस्ती हो जाना किसके साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। फ्रेंडशिप पैक्ट, नॉर्थ कोरिया के बेटर रिलेशंस चाइना के साथ भी यहाँ पर नजर आते हैं इस टाइम पे, बहुत बड़ी चीज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट अलायंस, नॉर्थ कोरिया, चाइना एंड हमारा बेलारूस हो गया एंड जो हम रशिया की बात करते हैं, ठीक है। इट कैन बी एन इम्पॉर्टेंट अलायंस जब हम बात कर रहे हैं टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ जापान, फिलीपींस, ठीक है। एंड मुद्दा आ जाता है जब ताइवान को चाइना अगर चाहता है अपने अंडर सीड करना एज अ टेरिटरी, एज अ होल, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही वो एरिया साउथ जो हमारी सी ऑफ जापान वाला रीजन आ जाता है, वहाँ पर उस एरिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो अलायंस अगर ये बन जाती है तो, ठीक है। तो इसी वजह से जो ये जो आप कह सकते हो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल के अंदर एक साइन किया गया है फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी। तो मिस्टर ल्यूकाशेंको जो हैं उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट माना, ताकि कि जो दो कंट्रीज हैं दे आर एंटरिंग इनटू अ न्यू स्टेज ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पर इस तरीके से सॉर्ट हो सकती है, एन अलायंस विच विल बी अगेंस्ट जापान एंड फिलीपींस एंड यूएसए एज अ होल। तो ताइवान जो है इसका एक आप कह सकते हो कि जैसे तो हम बोलते हैं ना कि आटे के साथ साथ घुन भी पिसता है, तो घुन यहाँ पर ताइवान बनने वाला है मे बी आने वाले टाइम में। देन चाइना वॉन्ट्स यूएसए अगेंस्ट बिल्डिंग आर्म्स फैसिलिटी इन फिलीपींस, फिलीपींस एंड अलाई ऑफ यूएसए, ठीक है, क्लोज विसिनिटी ऑफ चाइना के, आप देख सकते हो क्लोज विसिनिटी ऑफ चाइना के साथ है, ठीक है। चाइना के साथ क्लोजली अगर आप देखो कि अगर कोई भी वेपन या कुछ भी पेट्रियट सिस्टम की भी जब हम बात कर रहे हैं या डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करते हो फिलीपीन से, तो डायरेक्टली चाइना के ऊपर यहाँ पर अटैक किया जा सकता है। एंड वहाँ पर ही अगर आर्म्स फैसिलिटी को बिल्ड किया जाए तो वो अब अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है अगेंस्ट चाइना या टैकल करने के लिए चाइना को, ठीक है। तो इट इज़ वाई, दिस इज़ द रीज़न वाई कि जो चाइना है वो वॉर्न कर रहा है यूएसए को कि इट विल ब्रिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड द chaos ऑफ वॉर टू द एशिया पैसिफिक, जब वॉशिंगटन एंड इट्स एलाइज अगर इस तरीके का कुछ भी वेपन बेस फिलीपींस के अंदर बनाते हैं तो यूएस लेड इंटर गवर्नमेंटल डिफेंस ग्रुप ने एग्री किया था लास्ट वीक कि हम असेस करेंगे कि फंडिंग एंड एमिनेशन असेंबली अगर फिलीपींस के अंदर पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने वार्न किया है कि पोटेंशियल एमिनेशन फॉर फैसिलिटी वुड डिस्टेबलाइज द रीजन एंड बैकफायर ऑन यूएसए। तो यहाँ पर भी अब एक नया जो आप कह सकते हो कि पंगा शुरू हो सकता है, आने वाले टाइम में एक नया कुछ मेजर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। देन आयरन ओर इंपोर्ट सेट टू हिट 7-year हाई, ठीक है। कि इंडिया की जो इंपोर्ट है आयरन ओर का इस साल के अगर हम डेटा के अकॉर्डिंगली देखें तो 12 से 14 मिलियन मीट्रिक टन है, ठीक है, जो कि मोर देन हाफ ऑफ व्हाट वाज लास्ट ईयर,
ठीक है। लास्ट ईयर हमारा कितना 6 से 8 मिलियन टन के आसपास हमने आयरन ओर को इंपोर्ट किया था, बट इस साल वो डबल हो चुका है, ठीक है। एंड एनालिस्ट ने ये चीज़ जो है वो चीज़ बोली है कि JSW स्टील जो कि इंडिया का बिगेस्ट स्टील मेकर है बाय कैपेसिटी, एक की ड्राइवर है आयरन ओर इंपोर्ट्स का, एंड उन्हीं का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो भी चुका है। तो इसी वजह से अगर आप देखो कि कार्गो जो है अगर उनके तक नहीं पहुँचती है क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो चुकी है, तो इसी वजह से अगर आप इंपोर्ट करते भी हो तो आप जो है उसकी सप्लाई किस तरीके से पहुंचाओगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का खुलना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी इंडिया के लिए अगर पैसेजेस अलाउ किए भी जा रहे हैं दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ LPG और यू कैन से क्रूड ऑयल, बट उसके अलावा किसी भी चीज़ की जो शिपमेंट्स है वो नहीं जा पा रही हैं, इवन इंडिया की भी, ठीक है, क्योंकि वो पेमेंट्स भी ले रहे हैं। ईरान की जो गवर्नमेंट है दे आर ऑल्सो टेकिंग पेमेंट्स, उनकी जो आर्मी है वो भी पेमेंट ले रही है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको कह सकते हो कि एक नंबर ही नहीं है, दीज आर कॉस्टिंग द इकोनॉमीज टू अ पर्टिकुलर कंट्री ऑल्सो, है ना। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी अब इसी के ऊपर लगा दोगे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो सस्टेनेबल मॉडल की तरह भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इंपोर्ट जो है अब एक तरह से जो आयरन ओर की इंपोर्ट 7 ईयर्स हाई के ऊपर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। आपकी आज की जो न्यूज़ का सिलसिला है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पे। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है ही, कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हैं। एज वेल एज आपको जो डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर भी आप विजिट करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ अपडेशंस तो आती रहती है। जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिविटी गतिविधि बढ़ी हुई है, ठीक है। तो उनको समझने में जानने में भी बहुत सारे इंटरेस्ट क्या क्या किसी कंट्री के हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ पॉसिबल हो सकती है, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा यू कैन से कि ओवरवेलमिंग भी होता है, बट एक हैप्पीनेस भी देता है आपको कि हाँ आपको समझ आ रहा है कि पूरी दुनिया में हो क्या रहा है इस टाइम पे, है ना। तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती भी रहूँगी। टिल देन पढ़ते रहिए, सीखते रहिए एंड पेपर की तैयारी ज़रूर करते रहिए। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।